सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा जेई मेन 2019 के सवाल जो है, सारे के सारे नहीं लेकिन काफी सवाल इसमें ऐसे हैं जो कि आपको रैंक बूस्टिंग से कम नहीं है। तो आज हम लोग इस सेशन के अंदर जेई मेन 2019 के सारे सवाल यानी कि काइनेमैटिक्स के सारे सवाल सॉल्व करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपसे पूछे गए थे। कुल मिलाकर आपके सामने यहां पर 22 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आपको ये 4 सिंपल से स्टेप को फॉलो करना है, आपको इसका पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में खुद से एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। जो सवाल में अटकते हो या फिर लगता है कि भैया आपने उसको सॉल्व तो कर लिया लेकिन बड़े ही गंदे तरीके से सॉल्व किया है विथ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो एक बार देख लीजिए कि क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव या स्मार्ट अप्रोच यहां पर आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप जब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे इस वीडियो के, तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें से आपको काइनेमैटिक्स में सिर्फ इसी में नहीं, सभी चैप्टर्स के हमने 2020 से लेकर 26 के एवरी सिंगल क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकता है। ठीक है, 22 सवाल है, आप इसको +4 -1 के रूल के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। भैया आपको सही आता है मार्क्स तो +4, गलत होता है तो -1। और आपका क्या मार्क्स बन रहा है, कौन सा सवाल सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, किसे आप दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहेंगे, वो भी आप नीचे जरूर से मेंशन कीजिएगा। ठीक है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपके सामने ये रहा सबसे पहला सवाल जहां पर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। आप इस सवाल को, हर सवाल को है ना, एक बार वीडियो को पॉज करो, सवाल को अपने से पढ़ो। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इसके ग्राफ को समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। आपको ये ग्राफ यहां से यहां है, फिर ऐसे है, फिर ऊपर गया, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ये और फिर ऐसे। तो कुछ इस प्रकार का आपके समक्ष ग्राफ है। ठीक है, the graph of velocity with respect to time is shown in the figure. What is the position of the particle at time t equals to 5 सेकेंड। और समय शून्य पर पार्टिकल आपको ओरिजिन से ही शुरू हो रहा था, तो 5वें सेकेंड पे हमसे पोजीशन पूछ रहा है। सो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना होगा कि भैया व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व टिल हियर, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए, ये ब्लू वाला एरिया चाहिए और ये ऑरेंज वाला एरिया चाहिए। सो दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर। सही बात है सर, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर ऑरेंज वाला एरिया कितना होगा, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो भैया ये वाला पैरेलल साइड जो है ये आपको 4 यूनिट का है प्लस, और ये वाला पैरेलल साइड आपको सिर्फ 2 यूनिट लेंथ है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि हमको 2 के ही बराबर है, प्लस ये आपको एक रेक्टेंगल है, ये वाला विड्थ आपको 1 है और ये वाला जो चीज है वो आपको बेसिकली 3 है। तो आप यहां पर लिख सकते हो 1 × 3। सो 2 ने 2 को मार दिया, 6 + 3 गिव्स यू 9। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट वन। क्लियर है, तो पहले सवाल में तो सर हमको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 की। A passenger train of length 60 meter travels at a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour. The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train and when they are moving in the same direction and when they are moving in the opposite direction. तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सर इस सवाल को है ना रिलेटिव मोशन से हम लोग क्विकली निकाल सकते हैं। समझिएगा, आपके पास 2 ट्रेन है, आपके पास 2 ट्रेन है, कुछ इस प्रकार से है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से एकदम। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, तो इसको ले लो आप पैसेंजर ट्रेन और ये वाला आप ले लो आपका जो ये फ्राइट ट्रेन है। ठीक है, फ्राइट जो भी है, इस वाले का जो लेंथ है वो आपको है बेटा 120 मीटर और अनदर फ्राइट ट्रेन इतना है। पैसेंजर ट्रेन, इस ट्रेन का लेंथ है आपको 60 मीटर। ठीक बात है साहब। अच्छा, इसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, इस वाले का स्पीड है साहब हमको 80 किलोमीटर पर आवर और इस वाले का जो स्पीड है वो हमको है 30 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जो कि हमने इस समय डायग्राम बनाया है। ये वाला ट्रेन भी राइट साइड जा रहा है, ये वाला ट्रेन भी हमको राइट साइड जा रहा है। बढ़िया है साहब। हम क्या कह रहे हैं, इस पैसेंजर ट्रेन का वेलोसिटी लिखो विथ रेस्पेक्ट टू दी फ्राइट ट्रेन। विथ रेस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन आप समान इस वाले पैसेंजर ट्रेन का आप डेटा लिखेंगे। तो भैया अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस, वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू f, दैट वुड बी vp माइनस vf, यानी कि 80 माइनस 30, सेम डायरेक्शन में है तो चुपचाप से 80 माइनस 30 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 50। तो ये आपका 0 हो गया और ये हमको हो गया है 50 इस समय। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये वाला स्पीड आपको हो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और विथ रेस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन कर रहे हैं तो ये हमको रेस्ट पे आ गया है। इसी के फ्रेम में ये आपको रेस्ट पर है। अच्छा, अब ये रेस्ट पे है, सो बेसिकली इस ट्रेन को पूरा पूरा हमको क्रॉस करवाना है। पूरा पूरा क्रॉस करवाने का मतलब है कि अल्टीमेटली ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाना चाहिए, ऐसा सिचुएशन आपको डेवलप हो जाना चाहिए। अगर हम किसी एक पॉइंट 1 की बात करें, इस वाले ट्रेन पे पॉइंट 1 की बात करें, तो ये पॉइंट 1 आपको यहां पर आ गया है। यही ना हुआ है कि भैया ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस कर गया है इस वाले ट्रेन को। तो पॉइंट नंबर 1 का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पूरा क्लैरिटी के साथ डायग्राम बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज 60 प्लस 120 यानी कि 180 मीटर, यानी कि जो टाइम टेकन होगा दैट वुड बी योर डिस्टेंस विच इज योर 180 मीटर, राइट। तुम चाहो तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट वुड बी योर 0.18 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज योर 50। एक इक्वेशन ये बन गया मेरा ना। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि भैया आप समझिएगा, दूसरे केस में क्या हो रहा है, लुक हियर। अगर मेरा फ्राइट ट्रेन इधर जा रहा था, ये पकड़ लो पैसेंजर ट्रेन, तो ये मेरा पैसेंजर ट्रेन था, ये बात का पोजीशन है। अब ऐसा समझिए कि पैसेंजर ट्रेन ऐसे जा रहा था और फ्राइट ट्रेन अपने को ऐसे जा रहा था। सो वापस से विथ रेस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन करोगे तो भैया पैसेंजर ट्रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन क्या हो जाएगा, इसका इंडिविजुअल वेलोसिटी आपको है 80 और इसका 30 है, ये 30 है ये 80 है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब तो ऐड करोगे ना, 30 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 110। तो भैया ये आपको हो गया है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो विथ रेस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन कर रहे हो तो ये ट्रेन आपको अब आ गया रेस्ट पे। तो पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा पूरा पूरा क्रॉस करने में, तो वापस से आपने यहां पर एक पॉइंट कोई 1 ले लिया है और फाइनली कंप्लीट क्रॉस करते वक्त पॉइंट 1 यहां पर आ गया है। तो पॉइंट 1 का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आप देख रहे हो वो तो आपको वापस वही होगा ना, 120 प्लस ये वाला आपको 60 है, सो ये आपको हो जाएगा 180, यानी कि जो t2 टाइम होगा दैट वुड बी 0.18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी। हमसे दोनों का रेशियो पूछ रहा है, हमसे सवाल में t1 बाई t2 पूछ रहा है। तो भैया जब t1 बाई t2 करोगे तो ये और ये मरेगा एंड दिस विल गिव यू 11/5 विच इज योर ऑप्शन नंबर ए ओवर हियर। ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना तो आपको इतना डायग्राम बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली ये t1 t2 लिखते आपका आंसर आ जाता। इतना डिटेल में समझाया गया है कि अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो उसको भी भैया समझ में आना चाहिए। ग्राफ बेस्ड सवाल है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट, है ना, ओरिजिन से शुरू किया है और रेस्ट पे शुरू किया है। एट t इक्वल्स टू 0 u भी 0 है और मेरे को x भी 0 है, x और y दोनों 0 है। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स। भाई साहब कहता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा टाइम के साथ वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। सही बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होना चाहिए वो आपको स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि यहां पर दिख रहा है। ये आपको अगर tan थीटा है तो ये स्लोप आपको कांस्टेंट है, और ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू होना चाहिए क्योंकि समय 0 पर स्पीड इज 0,
हाँ जी सर, तो बी वाला भी सही लग रहा है हमको। अगर हम किसी भी जनरल टाइम पर x लिखे तो दैट वुड बी x इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, और ये साफ साफ दिख रहा है कि भैया आपको पैराबोला होगा, और वो भी ये वाला ग्राफ, क्योंकि समय शून्य पर ना x का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, समय शून्य पर x 0 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये आपको बेस्ट सूटेड है। तो ए बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, एक और ग्राफिकल सवाल देखने के लिए मिल रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन एज पॉजिटिव z एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम इज विच वन? देखो देखा जाए ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी काम बन सकता है। आपके पास एक बॉल है, आपने उसको ऊपर की तरफ भेजा, इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ u नॉट दिया होगा, इसका मास m है। समय के साथ पार्टिकल का वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, यानी समय के साथ या फिर हाइट के साथ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे पार्टिकल का मोमेंटम घटना चाहिए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका मोमेंटम घटना चाहिए। ठीक बात है सर। एक और बात, अभी शुरुआत में पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी मोमेंटम शुड बी पॉजिटिव। अगर तुम इस वाले ग्राफ को देखो तो यहां पर आप जैसे जैसे आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मोमेंटम का ग्राफ है तो नेगेटिव में ही, ये है तो नेगेटिव में, बात समझ रहे हो? तो बढ़िया है साहब, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। सो बेसिकली आपका जो एरो है ना वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज एरो है ना, नहीं चलेगा। सिमिलरली यहां पर भी देख लोगे, आपका जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्राफ है आपको ये वाला नेगेटिव में, तो ये भी आपको नहीं चलेगा। अच्छा, ये दोनों आपको पॉसिबिलिटी बनता है कि भैया आपका जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम आपको घट रहा है, ऊपर से शुरुआत में मोमेंटम आपको पॉजिटिव है, आपने एच मैक्स अटेन किया, मोमेंटम जीरो हो गया, फिर आपका हाइट जैसे जैसे घट रहा है तो आपका मोमेंटम भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो मोमेंटम आपको नेगेटिव रीजन में है, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है बिकॉज व्हेन इट इज गोइंग डाउन इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन सर ग्राफ ऐसा कर्व्ड वाला ले कि ऐसा स्ट्रेट ले? मन कह रहा है कि सर कर्व्ड ही होना चाहिए, फिर भी तुम चाहो तो इक्वेशन बना के देख लो। मतलब किसी हाइट h पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका u नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। आप चाहो तो दोनों तरफ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज योर m स्क्वायर, दिस इज योर m स्क्वायर, दिस इज योर m स्क्वायर। तो ये हो गया आपको मोमेंटम का स्क्वायर, ये आपको हो गया इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर इंटू h। सो बेसिकली मेरे को ग्राफ चाहिए p वर्सेस h में, तुम देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p स्क्वायर h, तो भैया स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल है ही नहीं, कर्व्ड ही रहेगा आपको। ठीक है, और अगर तुम ये शुरुआत का देखो तो भैया नेगेटिव साइन बता रहा है कि उल्टा पैराबोला। सो आपको जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है यहां पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िएगा। The position of a particle as a function of time is given by x is equal to this much. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be how much? So calculus का सवाल है, x हमको दिया हुआ है 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, दैट वुड बी dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे सो a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 0 प्लस 2b माइनस 6ct। अब हमसे कहता है कि भैया वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 था, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो ना यहां से, देखो किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है। सो 2b अपॉन 6c इज इक्वल टू t, तो यहां से आपको टाइम निकल कर आ गया कि भैया b अपॉन 3c टाइम पर ना आपको एक्सेलरेशन 0 है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है? 2b इंटू बी बाई 3c माइनस 3c,
ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3c इंटू 3c। तो आपका एक 3c मर गया, तो तुमको यहां से दिखना चाहिए कि ये भैया बी स्क्वायर अपॉन 3c आना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर। क्लियर है? ये आपको सीधा सवाल था। आइए ये देखिए, इसका लैंग्वेज को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बच्चा फंस सकता है और ठीक सवाल एग्जाम में पूछने के लिए। इन अ कार रेस ऑफ ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स अ टाइम t less than car B at finish and passes finishing point with a speed v more than that of car B। तो हम अगर एक सिंपल सा इसका फिगर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो दो कार में रेस चल रहा है, एक आपका कार ए है, एक आपका कार बी है, और दोनों आपको फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता है। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट साहब कॉमन है, एस और एस है। ठीक बात है साहब। दोनों हमको रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये मेरा कार ए है, ये मेरा कार बी है। ठीक है, अच्छा, दोनों आपको शुरू हुआ है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। तो इसका एक्सेलरेशन आपको a1 है और इसका एक्सेलरेशन आपको a2 है। गिवन चीजें लिखना, समय 0 पर दोनों आपको शुरू हो रहा है। हमसे कहता है कि कार ए टेक्स टी लेस देन कार बी, यानी कि अगर कार बी फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा है टी नॉट टाइम पर, तो ये पहुंचा होगा टी नॉट माइनस टी टाइम पर, और पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद अ स्पीड v मोर देन ऑफ कार बी। अगर कार बी का यहां पर स्पीड v नॉट है, तो इसका जो स्पीड है यहां पर वो v नॉट प्लस v है। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले जो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इक्वेशन बना सकते हैं। v कार ए के लिए लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, v नॉट प्लस v इज इक्वल टू, दोनों का u 0 है, तो a1 इंटू टाइम, दिस इज योर a1 t नॉट माइनस टी। और कार बी के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, हमसे पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ v इज हाउ मच, और हमको आंसर चाहिए a1 a2 और t के टर्म्स में। मतलब हमको t नॉट और v नॉट एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो दिस, और कार बी की बात करेंगे तो v नॉट इज इक्वल टू a इंटू टाइम t ओवर हियर। ठीक बात है साहब। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां से v नॉट को हटा सकते हैं। ये वाला v नॉट का वैल्यू के ना यहां पर लाकर अगर डाल दे तो ये आपको हो जाएगा a2 t नॉट प्लस v इज इक्वल टू a1 t नॉट माइनस योर a1 t। ठीक है, एंड यहां से अगर मुझे t नॉट की वैल्यू चाहिए तो t नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपको a1 t प्लस v इज इक्वल टू t नॉट a1 माइनस a2। तो t नॉट की वैल्यू अपने को निकल कर आ रही है a1 t प्लस v डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। ठीक है, अच्छा, अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी दोनों का हाफ ए टी स्क्वायर सेम होना चाहिए। तो जब इसका हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे तो हाफ a1 t की जगह लिखोगे आप लोग यहां पर t नॉट माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एक काम करो, दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये आपको हो जाएगा रूट a1, और ये वाला तो स्क्वायर हट गया तो ब्रैकेट भी खोल दो, रूट a1 t नॉट माइनस रूट a1 t इज इक्वल टू रूट a2 इंटू टी नॉट। तो यहां से अपने को दिख रहा है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे और हम लोग टी नॉट एलसी कॉमन ले लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा रूट a1 माइनस रूट a2 इज इक्वल टू रूट a1 इंटू टी। ठीक है, अब टी नॉट की वैल्यू मेरे पास है यहां पर, दिस इज योर a1 t प्लस v डिवाइडेड बाई, अच्छा, ये जो a1 माइनस a2 है ना, हमको देख के आइडिया लग रहा है कि इसको लिखा जा सकता था रूट a1
plus root a2 multiplied by root a1 minus root a2. I hope you understood what we have done. A square minus b square is equal to a minus b into a plus b. That is what we have done. And in the numerator also you have the same term, root a1 minus root a2, और RHS में you have root a1t. So यहाँ से आपका ये दोनों टर्म तो मर ही रहा है, ठीक है. थोड़ा सा जगह खाली करना पड़ेगा भाई, बहुत क्राउडेड हो गया एरिया. एंड अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो a1t प्लस v इज इक्वल टू, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करो तो रूट a1 इंटू रूट a1 हो जाएगा. सो a1t प्लस रूट a1 a2t, तो ये और ये मर गया. तो यहां से v की वैल्यू निकल कर आ रही है रूट a1 a2 टाइम्स t, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट आप जब इस प्रकार के सवाल को उठाते हैं, द नेचुरल टेंडेंसी इज कि आप पहले वेरिएबल्स एलोकेट करते हैं. सो जैसे जैसे आपको समझ में आता है आप इक्वेशन बनाते जाइए, लेकिन स्मार्ट तरीके से कि भैया मुझे क्या एलिमिनेट भी करना है. The position coordinates of a particle moving in a 3D coordinate system is given by this. The speed of the particle is how much? तो भैया x में पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विच इज माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t. y में पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन a ओमेगा कॉस ओमेगा t. और z में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि a ओमेगा. तो भैया मेरा जो स्पीड होएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. जब तुम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो तुमको a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ना कॉमन मिलेगा, है ना. और ब्रैकेट में तुम्हारे पास आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि 1 हो जाएगा. तो हम इन दोनों के स्क्वायर का सम को 1 लिख दे प्लस इसका स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो यहां से आपको दिख रहा है कि आपको रूट 2a ओमेगा आ रहा है, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए. मस्त. चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की. अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ स्पीड दिस मच. पार्टिकल का स्पीड है v इज इक्वल टू b रूट x. ठीक है. हालांकि ये देखते के साथ है ना, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी है तो ये देखते के साथ समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कैसे सर, आपको कैसे समझ में आ रहा है? a इज इक्वल टू v dv बाई dx. जब भी v और x में रिलेशन देखो ना तो एक बार इसके बारे में सोचो. सो v की वैल्यू है b रूट x dv बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन. रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x. सो भैया रूट x ने रूट x को मार दिया. देखिए b तो कांस्टेंट ही है ना, सो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ. अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0. ठीक है. हमसे स्पीड पूछ रहा है. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v इज इक्वल टू, और वो स्टार्ट कर रहा है क्या? अच्छा समझना, यहां पे इंटरेस्टिंग है. समय शून्य पर पार्टिकल ओरिजिन पे है एट t इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0. और अगर x 0 है मतलब v भी 0 है, यानी समय शून्य पर पार्टिकल रेस्ट पे था. तो u मेरा 0 हो गया है. एक्सेलरेशन इज योर b स्क्वायर बाई 2 एंड t की जगह टाउ. तो यही मेरे सवाल का जवाब है, b स्क्वायर टाउ अपॉन 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर b. ठीक है. कई बच्चे हो सकता है कि इस v को dx बाई dt लिखे, फिर x और t में रिलेशन लेके आए, फिर वहां से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं. बट जो सबसे इजी तरीका हो सकता है वो आपके समक्ष हमने पेश किया है. ठीक. चलिए, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, पहले भी आ चुका है, आगे भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है. A particle is moving with a velocity v is equal to some constant y I cap. समझिएगा, v vector is equal to k y I cap plus your k x j cap. The general equation of its path is how much? तो बेसिकली आपको x और y में रिलेशन चाहिए. ठीक है सर. ये I cap का क्या मतलब है कि सर x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है
वो है के वाई के बराबर, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है सर के एक्स के बराबर। नाउ व्हाट इज वी एक्स? वी एक्स इज बेसिकली डी एक्स बाई डी टी, एंड वी वाई माई डियर फ्रेंड इज डी वाई बाई डी टी। अच्छा, तो अगर हम इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दे, सो यू विल बी लेफ्ट विथ, यू हैव डी वाई बाई डी टी, you have dx by dt is equal to k into x upon k into y. So this will leave you with dy by dx, dt dt आप हटा दिए, this is your x by y, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y dy is equal to x dx, आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये आपको आएगा y स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट, वी आर डूइंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो बेसिकली यहां से आपको आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी, और 2 इंटू सी क्या है, ये भी तो सर कोई कांस्टेंट ही तो हुआ। सो बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी में है। खत्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 10। टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट्स at speeds 1 and 2 respectively from a point on a horizontal ground. They are fired in all possible direction. मतलब इधर 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 हर डायरेक्शन में आप उसको फायर कर रहे हो। The ratio of maximum area covered by the bullets fired by the two guns is, समझिएगा, सबसे पहली बात है ना, आप जब उसको फायर कर रहे हो, हमसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरिया कवर्ड। तो भैया मैक्सिमम एरिया के लिए आपका जो ये रेंज होना चाहिए वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल यानी कि 45 डिग्री पे इसको फेंक रहे होंगे ना, तो आप हर डायरेक्शन में इसको 45 डिग्री पे फेंकिए, ठीक है। तो भैया ये आपको फिर है ना उस सर्कल का रेडियस बन जाएगा। अगर मैं टॉप व्यू बताऊं, तुम अगर यहां पे थे तो भैया तुम आर रेडियस, जो कि आपको रेंज मैक्स है, ये टॉप व्यू है, आप इस आर रेडियस में इसको फेंक रहे हैं, फायर कर रहे हैं। सो मैक्सिमम एरिया इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर। सो भाई साहब हमको समझ में आ गया कि एरिया मैक्सिमम है यहां पर पाई आर स्क्वायर, और मैक्सिमम रेंज आपको होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा भैया यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है, लेकिन साइन टू थीटा यहां पे 1 है। अच्छा, मतलब जो रेंज है वो यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो एरिया है, देखिए एरिया आर स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है और आर यू स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर मार दूं, सो एरिया आपको u टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाई bullets fired by two guns on the ground is how much? So भैया A1 by A2 is equal to, एक का स्पीड 1 है, दूसरे का स्पीड 2 है, होल टू द पावर 4, यानी कि भैया 1 by 16, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है एकदम, बढ़िया है। चलिए अगले सवाल की ओर। ओहो हो, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, आप इससे रूबरू है, पहचानते इसको। हम काम करते हैं इसका यहां पर एक और फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा और सख्त ध्यान देना है, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि यहां पे ना 15 डिग्री दे दिया है ना। ये जो एंगल थीटा दिया है, तुम देखो 15 डिग्री दे दिया है। अब 15 डिग्री सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन क्या उसको अवॉइड करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं, वो देखना यहां पर आपको इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो डायग्राम हमने रीड्रॉ कर दिया है, तो ओरिजिनल डायग्राम को यहां से हटा देते हैं। वी शैल हैव मोर स्पेस टू सॉल्व। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है ना, पहले तो एक्सिस डिफाइन करो। हम अपना एक्स एक्सिस ऐसे डिफाइन कर रहे हैं और अपना वाई एक्सिस ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, है ना। आप इस प्रकार के सवाल में एक्सिस को रोटेट कर देते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो आपका जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगा दैट वुड बी यू कॉस थीटा, एंगल बाद में
पुट करेंगे और ये हो जाएगा u साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन की बात करो, ये आपको ग्रेविटी था, तो मुझे ग्रेविटी भी चाहिए x में और y में। अब अगर ध्यान से देखो, ये अल्फा है माने ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा g कॉस अल्फा और ये हो जाएगा मुन्ना g साइन अल्फा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ax और ay कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो ये तो आपको माइनस जी साइन अल्फा लिखना पड़ेगा और ये आपको माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका प्रोजेक्टाइल जाता है जाता है जाता है, कहीं यहां पर जाके गिर गया। ठीक बात है, पॉइंट ए से उठ के पॉइंट बी तक गया है, तो भैया ये हमको हो गया है रेंज। आपसे सवाल में पूछा गया ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू, तो हमें यही सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर भी सबसे पहले तुम टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करोगे कि भैया ए से लेके बी तक जाने में उसको कितना समय लगा है। अगर तुम ध्यान से देखो एस वाई इज इक्वल टू, हालांकि इसका फॉर्मूला याद है बच्चों को, बट स्टिल अगर तुम ध्यान से देखो तो पार्टिकल जब ए से शुरू करता है और बी पे जाकर गिरता है, तो पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि मेरे लिए अब ये वाला वाई एक्सेस है और ये वाला एक्स एक्सेस। तो पार्टिकल जब बी पर है तब भी वाई जीरो है, ए पर है तब भी वाई जीरो है, तो पूरे मोशन के लिए एस वाई जीरो है। यू वाई की जगह क्या लिखोगे, कहां गया यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी। ए वाई की जगह आप लिखोगे माइनस जी कॉस अल्फा, तो ये आपको हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। देखो एक टी तुमको यहां से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो कोई आंसर नहीं हुआ, तो एक टी हटा दिया, तो टी जो मेरे को निकल कर आएगा ये लेफ्ट साइड भेज दोगे या फिर इसको लेफ्ट साइड ले जाओगे इवेंचुअली, एंड यू वुड गेट 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो इसको हम लोग बच्चों को याद करवा देते हैं, 2u(y) अपॉन ay, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो ऐसे याद कर सकते हो। खैर, तो एक बार तुमने सॉल्व कर लिया कि भैया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अब हमको सॉल्व करना है कि भैया मेरे को रेंज कितना है। देखिएगा यहां पर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो भैया जो मेरे को रेंज हो जाएगा, रेंज है आपको एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि यू एक्स टी प्लस योर हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। हम क्या बोल रहे हैं ना, यहां से एक टी को कॉमन निकाल लो और उस टी को लिख भी दो, यानी हम लोग 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा को लिख लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब तो यहां पे टी बचा नहीं, सिर्फ यू एक्स है, यू एक्स इज यू कॉस थीटा। ए एक्स की वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि माइनस जी साइन अल्फा अपॉन 2, और एक टी बचेगा, तो उसको जब तुम लिखोगे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा, तो भैया यहां से जी मर गया, यहां से आपका 2 से 2 मर गया, हम तो कह रहे u को भी कॉमन निकालो, तो बाहर निकालोगे तो ये यू स्क्वायर बन जाएगा। सो ये आपके पास हो रहा है 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। अगर मैं इस कॉस अल्फा को बाहर कॉमन खींच के निकाल दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब आप इसको बाहर कॉमन खींच के निकालोगे तो यहां पर वो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया बेसिकली कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। ये सर देखा देखा सा लग रहा है, सर ये हमको है कॉस थीटा प्लस अल्फा। भैया कॉस अल्फा कॉस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। सो वी हैव डेवलप्ड एन इक्वेशन ओवर हियर। इस इक्वेशन में डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है, अभी भी यहां पर थोड़ा सा स्मार्टनेस का जरूरत है। 2u स्क्वायर, u मेरे को 2 है तो उसका स्क्वायर क्या, तो 4 डिवाइडेड बाई ग्रेविटी हो गया आपको 10,
और साइन थीटा, थीटा मेरे को 15 डिग्री है, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा विच इज योर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, तो स्क्वायर किया तो 3/4, यानी कि एक 4 यहां पर और आ जाएगा। ठीक बात है साहब। अच्छा, इसने इसको मारा तो ये आपको 5 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में आपके पास 4 है, इस 4 में से ना एक 2 इसको दे देंगे, तो एक 2 बचेगा, तो न्यूमरेटर में हो गया 4 × 2 8 और डिनोमिनेटर में है 15, और ये आपको हो गया है 2 sin 15 cos 45। क्यों सर, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जो तुम शायद नहीं देख रहे हो। व्हाट इज 2 sin A cos B? व्हाट इज 2 sin A cos B? दिस इज योर sin A plus B प्लस sin A माइनस B। इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, तुमको वापस ये मिल जाएगा। ठीक बात है सर। सो दिस इज बेसिकली योर साइन ए प्लस बी। 15 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 60 प्लस साइन 15 माइनस 45 विच इज -30। साइन -30 इज माइनस साइन 30, तो माइनस साइन बाहर आना पड़ेगा। ठीक है सर। सो दिस बिकम्स योर 8/15, ये हो जाएगा मेरे को √3/2 माइनस योर 1/2। सो 2 कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा तुमको ये बेसिकली 4/15 एंड √3 - 1 इज 1.73 - 1 विच इज योर 0.73। हमको आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम लोगों ने एक 100 भी मल्टीप्लाई किया है यहां पर। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? दिस इज योर 5/3, दिस इज योर 2। सो न्यूमरेटर में वी हैव 8 मल्टीप्लाइड बाई 7.3 डिवाइडेड बाई 3। सो इसको कट्टम कुट्टी करेंगे, सो भैया 3 2 6 एंड 3 4 12, 2.43 समथिंग। सो 2.43 into 8 is close to which option over here? So 8 तिया 24, 2 8 4 32, 34 3 8 2 16 19 19.44 which is close to your सबसे क्लोज आपको यहाँ पर 20 ही बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना। ये आपको 0.73 है, चाहो तो 1.732 तक ले जाओ उसको। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, अदरवाइज कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो लास्ट तक हम लोगों ने डेटा को संभाल के रखा था इसमें। चलिए आइए देखिए, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 1? तो भैया सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा, तो dr/dt, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 30ti कैप प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा आपको 40tj कैप। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 30i कैप और ये हो जाएगा -40j कैप। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा √30² + 40² इज व्हाट? 50। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। वाह सर, कुछ सवाल तो इतने जल्दी निकल रहे हैं और कुछ सवाल को देखकर ही घबराहट हो जाती है। देखिए, घबराना नहीं है। A ball is thrown upward with an initial velocity v0 from the surface of the earth. सबसे पहले यहां पर एक सरफेस बना लिया हमने और आपने पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी है दैट इज योर v0. The motion of the particle is affected by a drag force equal to this much. So basically क्या हो रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा है ना ऊपर, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक ड्रैग फोर्स लग रहा है। सपोज करो कि भैया यहां तक आते आते पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो v है, तो पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है। अब एक फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है, एक फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है mg, और एक फोर्स इस वेलोसिटी के अपोजिट ही लग रहा है m। दिस इज योर y या गामा, जो भी सिंबल है, एक कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाइड बाय योर v²।
ठीक बात है साहब। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू राइज इट्स जेनिथ इज हाउ मच, यानी कि भैया कभी ना कभी पार्टिकल का आपको स्पीड 0 हुआ होगा, तो यहां से लेके यहां तक जाने में, नीचे से लेके ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है। ठीक बात है सर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पार्टिकल पे फोर्स इतना लग रहा है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स आपको नीचे लग रहा है माइनस mg प्लस m y या गामा जो भी बोलना आपको v का स्क्वायर। तो भैया m ने m को m से मार दिया, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ g प्लस गामा v स्क्वायर। तो इसको अपने लिख सकते थे dv डिवाइडेड बाई g प्लस गामा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक बात है साहब। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, बेसिकली समय शून्य पर पार्टिकल का स्पीड आपको v नॉट था, और जब पार्टिकल h मैक्स पे पहुंचा है, मान लीजिए t नॉट टाइम लगा है, तब उसका स्पीड 0 हो गया है। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड ले आऊं ना, तो ये लिमिट बेसिकली इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। सो नेगेटिव साइन को तो इधर ले ही आओ, राइट। तो ये हो जाएगा आपको 0 से लेके v नॉट, और यहां पर भी आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है ना। dv अपॉन, आप इस वाले g को है ना बाहर निकालो, ये आपको हो जाएगा 1/g। तो ये आपको बचेगा 1 प्लस दिस इज योर गामा बाई जी। ठीक है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो ये आपको हो जाएगा गामा बाई जी v का स्क्वायर इज इक्वल टू योर, यहां पर इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाया, तो आपको सिर्फ टी नॉट ही बचेगा। ठीक बात है, इसको हटा दो एक बार के लिए, इट्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन ओनली। अब इसको सॉल्व करना है, तो भैया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, लेकिन अगर ये ax का होल स्क्वायर हो जाए, तब आपको हो जाएगा tan इनवर्स, जो भी यहां पर है वो तो लिखना ही पड़ेगा, और x का जो कोएफिशिएंट है ना, वो आपको 1 बाई उस कोएफिशिएंट के फॉर्म में आ जाएगा। सो आप अगर यहां पर ध्यान से देखें, इस पूरे चीज को अपने लिख सकते थे, ये स्क्वायर को यहां से अगर हटा दे तो यहां पर एक रूट आ जाता, और यहां पर आप एक होल स्क्वायर बनाते। सो बेसिकली आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे, दिस विल बिकम योर tan इनवर्स योर जो भी यहां पर है दिस अपॉन g इंटू वी, और v का जो कोएफिशिएंट है वो आपको 1 डिवाइडेड बाई ये वाला कोएफिशिएंट, तो बेसिकली उल्टा कर दो, दिस वुड बी योर g अपॉन गामा। इस पे अपने को लिमिट लगाना है 0 से लेके v नॉट, दिस इज इक्वल टू योर t नॉट। ठीक है, सो ये अपने को हो जाएगा रूट g, इसको मारेगा तो भैया ये आ जाएगा रूट में। सो मेरे पास डिनोमिनेटर में है गामा रूट g, रूट गामा इंटू जी, और आप जब यहां पर लिमिट लगाओगे, सो tan इनवर्स एक बार v की जगह v नॉट रखोगे, सो v नॉट ये आपको हो जाएगा गामा अपॉन जी, और एक बार जब v की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, सो tan इनवर्स 0 इज 0, सो दिस इज योर दिस समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहली बात, लॉग वाला टर्म तो है ही नहीं, मेरे को चाहिए रूट इतना, तो ये रूट 2 है, ये तो नहीं चलेगा। अब यहां पर आपके पास साइन इनवर्स है, यहाँ पर tan इनवर्स है, बाकी सब मैच कर रहा है क्या, v नॉट है, ये वाला टर्म भी है, तो भैया हमको ऑप्शन नंबर ए जो है पूरा पूरा मैच कर रहा है। सही है, बेसिकली इसका जो इंटीग्रेशन है ना tan इनवर्स वाला, उसमें बच्चे फंसते हैं, खासकर अगर आपका मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं है तो। चलिए आइए देखिए, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन with an initial speed u such that it hits target on ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways. So basically आपको क्लैरिटी मिल गई ना, आपने सेम रेंज अचीव किया है, आपका स्पीड भी सेम है, लेकिन दो तरीके से अचीव किया है। तो जाहिर सी बात है कि एक बार तुमने शायद थीटा पे फेंका था और एक बार तुमने
90 माइनस थीटा पे फेंका है, तभी ना आपको रेंज बराबर होता है। ये तो बेसिक थ्योरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। एक में कहता है कि t1 टाइम लगा है तो एक में t2 टाइम लगा है। अच्छा, स्पीड हमको u है, बढ़िया है साहब। सो व्हाट इज t1, व्हाट इज t1 t2 बेसिकली? t1 आपको हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, t2 हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा विच इज बेसिकली कॉस थीटा बाई जी। ठीक बात है सर। तो यहां से अगर मैं 2 बाई जी हटा दूं तो आपके पास बच रहा है यहां पर u स्क्वायर, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज बेसिकली साइन 2 थीटा और एक जी, और यही तो मेरे को साहब रेंज है। तो ये हो जाएगा 2r अपॉन जी विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ऐसा सवाल आपको आया हुआ है ना, रीसेंट ईयर्स में भी इस प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का सवाल है। द ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, थीटा नॉट और इनिशियल वेलोसिटी बताइए। आपका जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इनिशियल वेलोसिटी आप कुछ u देते हो, एंगल थीटा देते हो, तो इसका जो ये ट्राजेक्ट्री है ना, आप इसका इक्वेशन डिराइव करते थे। वो इक्वेशन क्या है आपको ध्यान में है? वो इक्वेशन क्या है आपको ध्यान में है? y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा जी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुमको ये इक्वेशन ध्यान में है, जो कि आपको होना चाहिए, अब आपको बस दोनों को कंपेयर करना है। यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट tan है। ठीक है। अच्छा, कहने का तात्पर्य ये है कि भैया अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज p बाई बी, यानी p बाई बी, तो ये हो गया आपको √5। मतलब tan थीटा 2 है तो sin थीटा इज 2 बाई √5 एंड cos थीटा इज 1 बाई √5। अब देखो किस टर्म्स में आंसर दिया है, साइन के टर्म्स में आंसर दिया है, लेकिन 1 बाई √5 जो कि पॉसिबल नहीं है, 2 होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कॉस के टर्म्स में दिया है 2 बाई √5, गलत बात है, 1 बाई होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉस के टर्म्स में 1 बाई √5 हो सकता है, साइन के टर्म्स में 2 बाई √5 हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भैया मेरा v कितना है? तो v के लिए आप एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है -9, सिर्फ 9 ही रख दो, और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको ये वाला टर्म है विच इज जी की जगह 10 रख दिया, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका स्क्वायर विच इज योर 1/5। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू, और रादर u इज इक्वल टू 5/3, जो कि हमको इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 16, two particles are projected from the same point with the same speed such that they have same range। ठीक है। अच्छा, but different maximum heights। भैया रेंज सेम है, इसका एक ही मतलब हो सकता है। क्या मतलब है? आपने एक फेंका है थीटा पे तो दूसरा फेंका है 90 माइनस थीटा पे, क्योंकि आपने स्पीड सेम रखा है। अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल है आपको 90 माइनस थीटा, राइट, 60 डिग्री 30 डिग्री समथिंग लाइक दैट। लेकिन रेंज भाई साहब कहता है कि सेम है। ठीक बात है साहब, रेंज सेम है। तो रेंज आपको क्या है? बेसिकली रेंज आपको यहां पर है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको एक्सपैंड करके लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, समथिंग लाइक साइन 2 थीटा को आप खोल देंगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अच्छा, व्हाट इज एच मैक्स? एक बार एच मैक्स H1 है तो एक बार H2 है।
आप देखो हर बार H1 H2 है, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2? H1 आपको हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और H2 आपको हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर विच इज बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन योर 2g। ठीक बात है साहब। अब मुझे ये वाला रेंज इसमें ना बनाना है, तो आप इसको मैनिपुलेशन से क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, सो आपको यहां पर दिखना चाहिए, आप चाहो तो इसका भी स्क्वायर कर दो। सो रेंज का स्क्वायर इज नथिंग बट 4u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन योर g का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास u की पावर 4 है, तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तुम्हारे पास ऊपर में 4 नहीं है, तो अपने मन से 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, राइट। सो डिनोमिनेटर में आपके पास, और नीचे में हमको चाहिए सिर्फ जी स्क्वायर, सो 4 इंटू 2 8, 8 2 16। बाकी सब जो आपको यहां पर है वो बेसिकली रेंज स्क्वायर के बराबर है, यानी कि रेंज स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2, जो कि अपने को मुन्ना ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। A body is projected at t equals to 0 with a velocity 10 meters per second at an angle of 60 degree with the horizontal. The radius of curvature of its trajectory at t equals to 1 second is r. Neglecting air resistance at taking g as this much, the radius r is how much? Calculative हो सकता है, देखते हैं। आइए, तो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, बना दिया हमने साहब प्रोजेक्टाइल मोशन। इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ इसको दे रखी है, दैट वेलोसिटी इज 10, ये आपको 10 है, एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो सर 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 60 विच इज 5, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो नहीं चेंज होगा, लेकिन पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? देखो तो uy कितना है, 5√3 है, 5√3 माइनस ग्रेविटी इनटू टाइम। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल एच मैक्स के इधर है, एच मैक्स के लेफ्ट का मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा और वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होता ऊपर की तरफ, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि भैया एच मैक्स को टप गया है, कहीं होगा इधर। ठीक बात है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज हाउ मच, 5 ओनली, तो ये मेरे को ux तो 5 ही है, और आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, यहां से जो नेगेटिव साइन आता ना उसके जगह हमने डाउनवर्ड एरो दिखा दिया, तो ये आपको हो गया है यहां पर vy। इस vy की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 1.73 माइनस 10, करना पड़ेगा मेहनत भाई साहब, तो 5 तिया 15, 5 7 35 36, so this is your 8.65 minus 10, so this is your minus 0.35, so 1.35। नेगेटिव साइन खाली डाउनवर्ड दिखाने के लिए, बाकी इसकी वैल्यू अपने को चाहिए 1.35। ठीक बात है साहब, अब हटा दीजिए इसको, अब इसका कोई काम नहीं है जीवन में। अब सुनो मेरी बात, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सबसे पहले तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो इस पॉइंट पे, इस ट्रैजेक्टरी पर टैंजेंट होगा, तो ये हो गया वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज हाउ मच, इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। वेलोसिटी जो होगा वो आपको अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1.35 का स्क्वायर होगा, जो कि कैलकुलेट करने में अपने आप में ही कष्टदायक है। और ऑप्शंस देखिए कितने निर्दयी है, 2.5 2.8 कितना नजदीक नजदीक है, हालांकि ये दोनों आपको दूर भी है, लेकिन अगर 2 के रेंज में आंसर है तो भैया इन दोनों में फाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लोज even if you take some approximation over here. Okay, so we have this
we have got velocity. So what is radius of curvature? Radius of curvature is basically velocity square upon a perpendicular. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन चाहिए भाई साहब। आपको जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड मुझे ग्रेविटी का इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये एंगल चलो थीटा ले लेते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा, सो दिस वुड बिकम g cos theta. So v square upon g cos theta. This is what we are wanting. अच्छा, अब आपके पास जो ये वेलोसिटी है ना, आपके पास सुनिएगा, ये आपको बेसिकली ux है, ये आपको v है, और जो vy है वो बेसिकली ये है, यही ना आपको वेक्टर डायग्राम। सो आप v क्या लिखते हो, ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अंडर रूट, और ये एंगल थीटा हमने यहाँ पर बोला हुआ है। अच्छा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस हमको ux के बराबर है और हाइपोटेनस हमको v के बराबर है, v के बराबर है। सो कहीं ना कहीं तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर आप cos थीटा को लिख सकते थे ux बाई वी, ux बाई वी। सो बेसिकली ये आपको हो जाएगा v क्यूब अपॉन ux इंटू ग्रेविटी। पूरा खेल है आपको इस v को कैलकुलेट करने में, है ना। देखिए अब बात आता है कैलकुलेशन पे, तो हम ये इन डायग्राम्स को अब यहां से हटा रहे हैं, डायग्राम्स को यहां से हम लोग मुन्ना हटा रहे हैं, ठीक बात है। जहां तक बात ux की थी, तुमको याद है ना, ये वाला ux था 5 आपको ux था, तो ये आपको हो जाएगा 5 इंटू ग्रेविटी, दिस इज योर v क्यूब अपॉन 50। अब बात आता है v क्यूब पे, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें 5 स्क्वायर को है ना बाहर निकालो, सुनना, रूट के अंदर 5 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बाहर निकलेगा, तो 5 बन के बाहर निकलेगा, दिस वुड बी 1 प्लस, यहां हो जाएगा 1.35 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 1.35 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर 0.27 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज 27 का स्क्वायर, इजंट इट 729, तो 0.27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0729। अब 29 है तो भैया इसको 0.73 लिख दो, थोड़ा सा बस, बहुत 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 स्लाइट अप्रोक्सीमेशन यहां पे लिया हमने। अच्छा, बढ़िया है। अब यहां पर इस v की वैल्यू को डालो, तो ये आपको हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब आपको हो जाएगा मुन्ना 125 अपॉन 50, और ये आपको हो जाएगा बेसिकली 1 प्लस ही रखो 0.073, और क्यूब है लेकिन यहाँ पे पहले से एक रूट था यानी कि 3/2। अब यहाँ पर लगाओ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, 1 प्लस x होल टू द पावर n। अगर x 1 के सामने बहुत छोटा है तो आप इस पूरे चीज को लिख सकते थे 1 प्लस nx। मतलब क्योंकि ये 1 के सामने बहुत छोटा है, इसको तो काटो पहले, तो 25 2 25 5 5/2, यानी कि हम इसको लिख सकते थे 3/2 टाइम्स 0.073, ठीक है। नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 3 तिया 9, 3 7 21 दशमलव, और 2 को इसके साथ जब डिवाइड करोगे तो 0. दिस इज गोइंग टू बी और कितना 109 होगा क्या, इसको डबल करो 218 के आसपास आएगा, ठीक बात है। तो ये आपको हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.109 विच इज योर 1.109 ओवर हियर। इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपको हो जाएगा 5 9 45 5 5 अपॉन 2, ठीक है। डिवाइड करो
सो 2.2714, सो 2714, सो 2.77 राउंड ऑफ किया तो 2.8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। प्लीज जहां जहां आपको लग रहा है अप्रोक्सीमेशन, वो भी स्मार्ट तरीके से लेना सीखिए। जितना भी आप यहां से प्रॉब्लम डिस्कशन देखोगे, आपको स्मार्ट अप्रोचेस जरूर से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो भैया एक पार्टिकल है, इस प्रकार से आपको जा रहा है, एक बार वेलोसिटी v है, वेलोसिटी तो आपको खैर मैग्नीट्यूड तो आपको v ही रहने वाला है, विच इज 10 10 10। व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब समझ में आ गया मतलब क्या है? ये आपको 60 डिग्री है। बात को आप समझिएगा, अगर ये आपको 60 डिग्री है तो इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना होगा? आपको बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में भी तो सर एंगल 60 डिग्री होएगा। ये वेक्टर आपको 60 डिग्री यहां से यहां रोटेट किया, तभी तो ये वाला भी आपको 60 डिग्री है। सो बेसिकली ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है। सो दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल। इनके बीच का एंगल आपको 60 डिग्री। हमसे सवाल में पूछ रहा है व्हेन इट मूव्स इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो बेसिकली डेल्टा वी वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस इज योर वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। लेकिन हमसे इसका पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर रूट ऑफ वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2v फाइनल v इनिशियल कॉस थीटा। अब v फाइनल हो या v इनिशियल सेम है, 10 10 ईच। सो यहां पर भी आप एक काम करो, इसको आप फिलहाल के लिए v नॉट बोल दो, तो ये आपको हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर प्लस v नॉट का स्क्वायर माइनस 2v नॉट कॉस 60 डिग्री विच इज योर 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, ये आपको v नॉट स्क्वायर था, तो v नॉट स्क्वायर मर गया, रूट के बाहर आपको आएगा v नॉट जो कि आपको 10 के ही बराबर है, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। डन डन डना डन डन। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 की। Two particles A and B are moving on two concentric circles of radii r1 and r2 with equal angular speed, omega same है, at t equals to 0 their positions and direction of motion are shown in the figure। तो A वाला जो है वो ऐसे घूम रहा है और B वाला ऐसे घूम रहा है। What is relative velocity VA minus VB at time इतना। सो भैया थीटा होता है ओमेगा टी के बराबर, ओमेगा इंटू टी, और कितने टाइम के बाद पूछ रहा है? π/2 ओमेगा। मतलब π/2 एंगल घूमने के बाद, 90 डिग्री घूमने के बाद। तो भैया ए वाला अभी यहां पर है, 90 डिग्री का मतलब है कि ए यहां पर पहुंच जाएगा, तो ए का वेलोसिटी ऐसे लेफ्ट साइड है, और बी वाला यहां पर है तो 90 डिग्री के बाद बी यहां पर पहुंच जाएगा, तो बी का वेलोसिटी भी आपको लेफ्ट साइड ऐसे है। अच्छा, और सुनिए, व्हाट इज वी ए? ओमेगा इंटू आर। ओमेगा तो ओमेगा है और वी ए का रेडियस कितना है? r1। व्हाट इज वी बी? ओमेगा तो इसका भी ओमेगा ही है, दिस इज योर r2। अब हमको पूछ रहा है व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। भैया ये वी ए है लेकिन लेफ्ट साइड है, मतलब माइनस ओमेगा r1 आई कैप, माइनस ये वी बी है लेकिन ये भी आपको लेफ्ट साइड है, तो माइनस ओमेगा r2 आई कैप। सो दिस वुड बिकम योर ओमेगा r2 माइनस r1 का आई कैप, जो कि हमको यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए 3 सवाल और बच रहे हैं एंड ध्यान से देखते हैं, है ना। इसमें हमको क्या लग रहा सवाल में? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ अ जेट एयरप्लेन। मनुष्य है, वो जेट एयरप्लेन का आवाज सुन रहा है, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द ग्राउंड लेवल। देखो, देखा जाए तो अगर हम टॉप व्यू बनाए तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट ऐसे है आपका, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल के लिए
यहां पर दिखा रहे हैं प्राणी को, राइट। प्राणी के रेस्पेक्ट में सपोज करो ये नॉर्थ है, तो इधर से आपका हवाई जहाज है ना ऐसे आ रहा है, इधर से आपका हवाई जहाज ऐसे आ रहा है। काम करो, इसको थोड़ा सा और राइट साइड शिफ्ट किया हमने। सो दिस इज योर हवाई जहाज, एरोप्लेन coming from north at an angle of 60 degree with the ground. So this is your 60 degrees. ठीक बात है साहब। A person standing on an open ground hears the sound of a jet airplane coming from north at an angle of 60 degree with the ground level. अच्छा, एरोप्लेन आपको हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है, साउंड जो है वो यहां से उसको आता हुआ सुनाई दे रहा है, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन। इफ v is the speed of sound, speed of the plane is going to be how much? Now very interesting over here, एरोप्लेन भाई साहब एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एरोप्लेन आपको ऐसे यहां से गुजर रहा है, वो साउंड हर डायरेक्शन में आपको निकाल रहा है। 60 डिग्री एंगल पे जो साउंड यहां से निकला है वो आदमी तक पहुंच रहा है। अब हमसे कह रहा है कि जितने देर में साउंड यहां से यहां तक पहुंचा, जैसे ही ये इंसान साउंड को सुना, वो देखता है कि एरोप्लेन उसके जस्ट ऊपर था। मतलब ये हो गया है स्पीड ऑफ साउंड, और ये हो गया आपको स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर, दिस एरोप्लेन, जो भी आपका जेट एरोप्लेन। जितने देर में साउंड यहां से यहां पहुंच रहा है, उतने देर में एरोप्लेन यहां से यहां पहुंच रहा है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन का और साउंड का दोनों का ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भैया सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? जब दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम होगा। भाई साहब, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है, हॉरिजॉन्टल टाइम टेकन भी सेम है, तो मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो सेम होना चाहिए। तो v नॉट मस्ट बी इक्वल टू साउंड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको हो जाएगा vs cos 60 डिग्री। ठीक बात है। इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड, तो cos 60 इज 1/2, तो आपका जो जेट है ना उसका स्पीड आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर v/2। ठीक है, जेट हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, साउंड इस डायरेक्शन में आपको निकल कर आ रहा है। बढ़िया सवाल है, गुड क्वेश्चन। देखिएगा, ये भी आपको एक बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है, और इस सवाल का डिस्कशन है ना, खास करके बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि क्या आप भी इस सवाल के कैलकुलेशन के ट्रैप में फंसे थे कि नहीं फंसे थे। जरूर से बेटा कमेंट कीजिएगा। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी। अच्छा, पहले तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। हाँ, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरे को ईस्ट है। मेरे नॉर्थ में ही हमको कह रहा है कि वाई एक्सिस ले लो, और ईस्ट वाले को हमको कह रहा है कि एक्स एक्सिस ले लो। तो शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच। तो हम है ना शिप ए को है ना फिलहाल ओरिजिन पे रख रहे हैं, और इसका वेलोसिटी है 30 i कैप प्लस 50 j कैप, माने x में वेलोसिटी इज 30 एंड y में वेलोसिटी इज 50। ठीक बात है। अच्छा, ये शिप ए था, राइट। शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए। ये शिप ए है, 80 किलोमीटर ईस्ट, यहां से राइट साइड 80, 150 नॉर्थ। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको 80 पकड़ रहे तो 150 कुछ इतना लेना पड़ेगा। सो लेट अस से कि ये मेरा शिप बी है, ठीक है। एंड आपको शिप बी का कोऑर्डिनेट समझ में आ ही गया होगा। दिस इज योर 80, 150 इन किलोमीटर्स। और शिप बी जो है वो आपको वेस्ट में ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड 10। शिप बी का स्पीड टुवर्ड्स वेस्ट है, वेस्ट हमको क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा ना यहाँ पर। तो इसका गति, इसका स्पीड जो है भाई साहब आपको लेफ्ट साइड है, दैट इज योर 10। ए विल बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन व्हाट टाइम। सो
मिनिमम सेपरेशन वाला सवाल है। इसको अप्रोच करने का बेस्ट तरीका है आपको रिलेटिव मोशन, यानी कि हम इस पूरे डायग्राम को रीअरेंज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बी ओवर हियर। जैसे तुम बी के रेस्पेक्ट में बात करते हो, बी हमको आ जाएगा रेस्ट पे, और बी अपना सारा वेलोसिटी 180 डिग्री रिवर्स करके दे देगा ए को। समझना, जब हम कहते हैं with respect to b, यानी velocity of a with respect to b, which is your velocity of a minus velocity of b, मतलब velocity of a plus minus of velocity of b। बेसिकली a में तुम कुछ ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो? नेगेटिव ऑफ b। नेगेटिव का मतलब पलट के, ठीक बात है। तो अब इस 10 को तुम यहां से हटा दो, और ये 10 ऐसे था, तो a को ये 10 ऐसे मिलेगा, तो a का ये वाला 30 अब चेंज हो जाएगा 40 में, और ये 40, ये 50, इसका एक रिजल्टेंट आएगा। वो क्या है? वो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक बात है सर। अच्छा, बी आपको रेस्ट पर है, अब बी इज एट रेस्ट। ठीक बात है साहब। अच्छा, बी और ए के बीच में इस प्रकार से हमने एक लाइन बनाई है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो 50 और 40 का एक रिजल्टेंट होएगा, 50 और 40 का एक आपको रिजल्टेंट होगा, और ये आपको क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको फिलहाल के लिए v बोल देते, बार बार ये v a बाई बी लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली b रेस्ट पे आ गया, तो b के फ्रेम में है ना, a जो है वो इस डायरेक्शन में आपको ट्रैवल करता जाएगा, तो ए भाई साहब इसी डायरेक्शन में आपको ट्रैवल कर रहा है एंड सो ऑन, राइट। तो बी के रेस्पेक्ट में ए कभी यहां पर है, ए यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पे है। कब ए बी के सबसे नजदीक रहा? जब ए यहां होगा तो इतना दूरी है, जब ए यहां होगा तो इतना दूरी है। तुमको समझ में आ रहा है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब ये आपको परपेंडिकुलर होगा इस पे, दिस इज 90 डिग्री, जब ए आपको यहां पर होगा। बात समझ में आई? ये आपको होगा वो मिनिमम सेपरेशन। कई बार ये मिनिमम सेपरेशन भी उनके बीच का पूछा जाता है। खैर, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने आर बोल दिया है, ठीक बात है। अगर मैं तुमसे ये आर वेक्टर पूछूं तो तुम ये आर वेक्टर लिख सकते हो ना, 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। अगर मैं तुमसे ये वाला वी वेक्टर पूछूं जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है यहां पर, तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा? 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप। बढ़िया है साहब। तो हमको यह जानना है कि ए को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। अगर ये वाला एंगल मैंने थीटा बोल दिया है, तो साहब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू योर आर कॉस थीटा। तो जो मेरा आंसर होगा टाइम वाला, दैट टाइम इज इक्वल टू डी विच इज आर कॉस थीटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए अपॉन स्पीड ऑफ द ए। स्पीड ऑफ ए कितना है? v के बराबर है। अच्छा, बहुत। अब हमको बताना कि क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था क्या, कि तुमने ये थीटा की जगह ये वाला एंगल लिखा, फिर ये वाला एंगल लिखा, तो तुमने बोला थीटा इज इक्वल टू दिस बड़ा वाला एंगल माइनस दिस एंगल, और यहां पे तुम फंसे होगे शायद कैलकुलेशन में। अब देखो कि इसको स्मार्ट अप्रोच क्या होती है। अगर मैं ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो व्हाट इज आर बी कॉस थीटा, व्हाट इज ए बी कॉस थीटा, isn't it a dot b? So numerator is nothing but r dot v and denominator is v का square। मुन्ना what is r dot v? करो डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 3200, j का j के साथ जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 7500। what is v square? v square क्या होगा? बेसिकली 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? दैट इज 4100। सॉल्व कर लो, 2500 प्लस 1600 कितना होता है आपको? 4100। तो भैया शून्य ने शून्य को शून्य से मार दिया। सो यह आपको न्यूमरेटर में हो रहा है, मैं ठीक क्या कि नहीं, 75 ही तो है। सो 5 और 2 7 and 7 and 3 is your 0, this is your 41। सो अब इसको डिवाइड करना है, तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो 82
82 का मतलब है आपको ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 250 आ जाएगा, तो कम से कम 6 तो देना ही पड़ेगा। सो 2.6 ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है एकदम, और बिल्कुल एग्जाम में आने लायक सवाल है ना। कुछ भी ऐसा बहुत एक्सट्रीम हाईफाई नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे घसो यहाँ पे बैठ के तब काम बनेगा। द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिकली आपके पास ये रिवर है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम जैसा माहौल है, और आपको रिवर का जो स्पीड है वो 2 दिया हुआ है। A swimmer can swim at a speed of 4 km प्रति घंटा. What should be the direction of swimmer with respect to the flow of river to cross the river straight? बेसिकली अगर वो यहां पर है तो उसको सीधा यहां पर पहुंचने की इच्छा है। ये तभी पॉसिबल है जब वो स्विमर थोड़ा सा इधर तैरने का प्रयास करे, जो कि उसकी स्पीड यहां पर 4 है। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक बात है साहब। हम चाहते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो ना वो इस डायरेक्शन में आ जाए, ताकि वो स्ट्रेट ऐसा ट्रैवल कर पाए। ये आपको है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड से देखोगे तो ये आपको ऐसे जाता दिखाई देगा। अब इसी को अगर मैं ट्राइंगल डायग्राम में बना दूं, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वीएस माइनस वी आर, यानी कि वीएस इज इक्वल टू वी एस बाई आर प्लस वी आर। सो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। तो आपने पहले बनाया ये वाला वेक्टर जो कि आपको 2 है, दिस इज योर वी आर, इस पे वी एस बाई आर ऐड करो, वो आपको ऐसे ऐड होएगा, दिस इज योर वी एस बाई आर, और क्लोजिंग साइड आपको ये हो जाएगा वी एस। ठीक बात है। इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 2 है, तो अगर मैं आपसे ये एंगल थीटा पूछूं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो 1/2, यानी कि थीटा इज 60 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि भैया ये एंगल 60 है, लेकिन हमसे पूछा है कि भैया व्हाट इज द डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो ये एंगल आपसे पूछा है। तो साहब ये एंगल तो आपको हो जाएगा ना 120 डिग्री। हिट दैट लाइक बटन। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।